नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां दरभंगा में एनआईए की छापेमारी की गई है। पटना टेरर मॉड्यूल के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। सिंगवाड़ा के शंकरपुर गांव में छापेमारी की गई। दरअसल आरोपी नरुद्दीन जंगी के घर पर यह छापेमारी की गई है। मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर भी छापेमारी हुई। मुस्तकीम के माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है। पिछले महीने भी इस पूरे मामले में छापेमारी की गई थी और एक ही गांव के मुस्तकीम और सन्ना उल्लाह हैं और पटना टेरर मामले में इन दोनों पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा टेरर मॉड्यूल में एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। तो पिछले महीने भी इस पूरे मामले में छापेमारी की गई थी और दरभंगा में एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। पिछले महीने इस पूरे मामले में छापेमारी की गई और आज भी उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, छापेमारी चल रही है। पटना टेरर मॉड्यूल में यह छापेमारी है। सिंगवाड़ा के शंकरपुर गांव में यह छापा है। टेरर फंडिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। छपरा और मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की जा रही है। छपरा में परवेज आलम से पूछताछ की गई। रुदलपुर निवासी परवेज है शिक्षक और मुजफ्फरपुर में मजहरुल के घर पर भी छापेमारी की गई है। गौरीहार में मजहरुल का घर है और वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। मुजफ्फरपुर में मजहरुल इलाके में उनका घर है, गौरीहार में मजहरुल का घर है। बता दें कि एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई बिहार के 6 शहरों में चल रही है। एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। 6 शहरों के 13 ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का ये छापा छपरा, अररिया, औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है। नालंदा, दरभंगा और जहानाबाद में भी छापेमारी चल रही है। छपरा में परवेज आलम के घर पर छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की तरफ से एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी का दौर चल रहा है। छपरा में परवेज आलम के घर छापेमारी चल रही है और इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, हमें ये बताइए कि एक बार फिर से एनआईए एक्टिव मोड में है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है, क्या कुछ मिल पाया है, कोई खबर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। पहले पटना पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन इसका बाद में टेक ओवर एनआईए ने कर लिया था और उसके बाद लगातार जांच चल रही थी एनआईए की। और उसी सिलसिले में दरअसल जो लोग जुड़े हुए थे फुलवारी शरीफ में पीएफआई एसडीपीआई का जो ये मामला है, उसी से रिलेटेड छापेमारी है जो एनआईए के सोर्सेज है वो बता रहे हैं। और उसी सिलसिले में कई शहरों पर, जैसा कि आपने बताया, छापेमारी चल रही है। और ये वैसे नाम है जो पहले ही आ गए थे, पटना पुलिस के में रजिस्टर्ड हुआ था इनका नाम, एफआईआर इनके खिलाफ लॉन्च किया गया था और इन्हीं के ठिकानों पर आज ये छापेमारी चल रही। छापेमारी अभी से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और क्या कुछ मिला इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो टेरर फंडिंग का ये मामला है उसको लेकर छापेमारी चल रही है। और एसडीपीआई और पीएफआई से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे लोग, और पटना में जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी वो शिरकत करते थे, तो तमाम ऐसे नाम है, चाहे अररिया में हो या औरंगाबाद में हो, छपरा में हो, तमाम जगह से जो लोग पहले जुड़े हुए थे, जिनके नाम आए थे, उन्हीं को लेकर ये छापेमारी चल रही है। अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। छापेमारी जब आगे बढ़ती है तो ये पता चल पाएगा कि आखिरकार छापेमारी में क्या कुछ हासिल होता है। लेकिन निश्चित तौर पर कई चीजें ऐसी इंट्रोगेशन में बात सामने आई थी और कई चीजें ऐसी बातें आई थी जिसको एनआईए पुख्ता करना चाहती थी और इसी सिलसिले में आज ये छापेमारी एनआईए की तरफ से, जिसमें बिहार पुलिस भी असिस्ट कर रही है लोकल लेवल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। 6 शहरों के अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल एनआईए की तरफ से तमाम तरीके के सबूतों को खंगाला जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरी जानकारी पुख्ता तौर पर बाहर निकाली जा सके। और अब बात प्रशांत किशोर की। बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश के इस मिशन का देश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, देश की राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते, ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का।
बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनडीए से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूं। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। और देखिए, प्रशांत किशोर के इस बयान पर सीएम नीतीश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार का एबीसी भी मालूम नहीं। अगर वो कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए कि उनका मन बीजेपी के साथ रहने का ही होगा। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। और दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। और बता दें कि नीतीश कुमार साल 2015 में महागठबंधन के लिए काम कर चुके हैं और 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में रहकर महागठबंधन के चुनावी प्रबंधन को संभाल रहे थे। साल 2018 में जेडीयू में शामिल हो गए थे। और अब बात उस महान लोक कलाकार की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो महान कलाकार लोक संस्कृति में आखिरी लौंडा के नाम से अमर हो गया। जब वो इस धरती पर आया तब टेलीविजन नहीं था, सिनेमा भी अपनी आरंभिक अवस्था में थी, गांव और कस्बों तक सुनहरे पर्दे की रंगनीनियां नहीं पहुंची थी, देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हर तरफ गरीबी और भूखमरी थी। पुरुष अपना पेट पालने के लिए परदेश चले जाते थे और घर में बच जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। दुख दर्द का वो दौर था जब परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोग अपनी बेटी तक का सौदा कर देते थे। और इस दौर के दर्द को जिन कलाकारों ने लौंडा नाच के माध्यम से लोगों को सामने प्रस्तुत किया, उनमें भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर प्रमुख थे। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली के सबसे प्रमुख कलाकारों में एक थे रामचंद्र मांझी, जिन्होंने लौंडा नाच को आखिरी वक्त तक जिंदा रखा। लेकिन उस कलाकार के आखिरी समय में वो आर्थिक तंगी से जूझे। वो रामचंद्र ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो रामचंद्र इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। एक अपूर्णीय क्षति लोक कलाकारों के लिए, भोजपुरी जगत के लिए। बता दें कि वो अपने आखिरी वक्त में आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती थे और कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। रामचंद्र मांझी को लेकर बिहार में शोक की लहर है। हर ओर, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे कलाकार हों, हर कोई। और छपरा के महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रामचंद्र मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के साथी थे। रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली के सदस्य रहे और लौंडा नाच को जीवित रखने वाले आखिरी लोक कलाकार हैं। रामचंद्र मांझी के निधन से सारण जिले समेत पूरे बिहार में शोक की लहर है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रामचंद्र मांझी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मौत को मात देने की कोशिश कर रहे थे। रामचंद्र मांझी को पूर्व राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। और जानिए उस लोक कलाकार के बारे में पूरे विस्तार से, जिसने अपना पूरा जीवन लोक कला को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया।
लौंडा नाच के आखिरी कलाकार थे रामचंद्र मांझी। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली की ये सदस्य प्रमुख तौर पर रामचंद्र मांझी रहे थे और लौंडा नाच को जीवित रखने के लिए उन्होंने कड़े तौर पर संघर्ष भी किया। नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। रामचंद्र मांझी पूर्व राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित भी किया था। सारण की तुझारपुर गांव में रामचंद्र मांझी का जन्म हुआ था और महज 10 साल की उम्र में ही रामचंद्र मांझी ने अदाकारी शुरू कर दी थी। छोटी उम्र में ही रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर के संपर्क में आए और करीब 30 सालों तक भिखारी ठाकुर के नाट्य मंडली के वो सदस्य रह चुके थे। भिखारी ठाकुर के निधन के बाद भी लौंडा नाच को जीवित रखा गया। 2017 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया और रामचंद्र मांझी की विदेशिया और बेटी बेचवा दर्शकों को झकझोरते रहे। आखिरी वक्त में रामचंद्र मांझी की जिंदगी आर्थिक तंगी में कटी। छपरा के संस्कृत कर्मी जैनेन्द्र दोस्त ने अंतिम समय तक उनकी सेवा की। जैनेन्द्र दोस्त ने रामचंद्र मांझी के कार्यों का दस्तावेजीकरण किया और जैनेन्द्र दोस्त के प्रयासों से ही रामचंद्र मांझी को पद्मश्री सम्मान भी मिला। रामचंद्र मांझी के साथ ही भोजपुरी लौंडा नाच का एक सुनहरा अध्याय आज समाप्त हो गया है। तो रामचंद्र मांझी का जाना लोक कलाकारों के लिए, भोजपुरी जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली की ये सदस्य थे रामचंद्र मांझी। लौंडा नाच को जीवित रखने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और जीवन पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, हमें ये बताइए कि ये एक अपूर्णीय क्षति है भोजपुरी जगत के लिए, लोक कलाकारों के लिए, लेकिन आज उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं? लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 11 बजे उनका अंतिम संस्कार सिमरिया घाट पर किया जाएगा और तमाम तैयारियां चल रही है, क्योंकि वो पद्मश्री थे और सारण को उन्होंने सम्मान दिलाया। तो तमाम जो राजनीतिक हस्तियां है, सामाजिक हस्तियां है, वो घाट पर मौजूद रहेगी और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, पटना के IGI में भर्ती थे। कल बीती रात 11 बजे उन्होंने जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 11 बजे का वक्त रखा गया है, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार आज गया को एक बड़ा उपहार और सौगात देने जा रहे हैं, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम यहां फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम और स्टील ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। स्टील ब्रिज के माध्यम से लोग विष्णुपद से गयाजी डैम होकर सीताकुंड जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रबर डैम का नाम गयाजी डैम रखा है। 312 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे इस गयाजी डैम के पास 3 से 4 फीट पानी उपलब्ध रहेगा और 22 सितंबर 2020 को नीतीश कुमार ने ही इसका शिलान्यास किया था। इसे अक्टूबर 2023 में पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने 2022 के पितृपक्ष से पहले इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इस साल 9 से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा और इस बार पितृपक्ष मेले में 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी और निजी स्तर पर रोजाना 65,000 लोगों के ठहरने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। और चलिए अब आपको रबर डैम की खासियत से रूबरू कराते हैं। दरअसल 312 करोड़ की लागत से इस डैम का निर्माण कराया गया है और बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक से रबर डैम का निर्माण किया गया। कंक्रीट डैम के स्थान पर रबर से ये डैम बनाया गया है और यही वजह है कि इसका नाम रबर डैम रखा जा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर डैम का निर्माण किया गया है। IIT रुड़की के विशेषज्ञों से गंभीर तरीके से सलाह ली गई और उन्हीं सलाहों के आधार पर इस पुल का निर्माण किया गया। फल्गु नदी के बाएं तट पर यह डैम का निर्माण किया गया है। करीब 411 मीटर इसकी लंबाई है, 95.5 मीटर ये चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचाई है।
डैम मंदिर से 300 मीटर निम्न प्रवाह में डैम का निर्माण कराया गया है और फल्गु नदी के प्रवाह को रोककर पानी को जमा किया जाएगा ताकि जब भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें पानी उपलब्ध हो, यानी कि फल्गु नदी की पावन वो जल को अपने काम में ला सके। और चलिए रबर डैम से गया की तस्वीर कैसे बदलेगी इस पर भी चर्चा करते हैं। बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा ये रबर डैम बनाया गया है। विष्णुपद मंदिर के पास ये फल्गु में सालों भर पानी रहेगा और तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को इससे काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। गया जी डैम के पास 3 से 4 फीट पानी हमेशा ही उपलब्ध रहेगा और श्रद्धालुओं को स्नान, पिंडदान, तर्पण में हमेशा सुविधा मिलेगी। गया शहर के भू जल स्तर में सुधार होगा। रबर डैम स्टील ब्रिज से गया बनेगा आकर्षण का केंद्र। 22 सितंबर 2020 को सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था और पहले अक्टूबर 2023 में और फिर सितंबर 2022 से पहले निर्माण का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरीके से ये बेहद ही खास होगा। गया की धरती में हमेशा ही फल्गु नदी का ये पावन जल मौजूद रहेगा और गया में पितृपक्ष मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से तीर्थ यात्री आने लगे हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान और श्राद्ध कार्यक्रम कर रहे। विष्णुपद घाट पर भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे। मेले में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एलन लिली। पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अभी हम मौजूद हूँ फल्गु के देवघाट के पास और आप भी देख सकते हैं कि मेला से शुरू होने से पहले भी दूर दराज से जो पिंडदानी है, तीर्थयात्री है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हुए आपकी वो कहाँ से आए हैं और किस पिंडदान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से। अच्छा, किस लिए? पिताजी का श्राद्ध के लिए। क्या सुने थे गया के बारे में? गया में जाने से जो पिताजी हमारा मर गया उसको उद्धार होता है बोले, इसलिए आए। पहली बार आए? पहली बार आए। और आपके पहले कोई आए थे? नहीं आए थे। आपको किसी ने बोला कि आप गया आइए? तो आदमी जो बोला, उधर का आदमी मेरे ले आता है, वो बोलता है तो चलो आपका पिताजी के लिए, उसके साथ आए हैं। अच्छा, कैसा व्यवस्था लग रहा है इसका? हाँ, अच्छा लगता है। हम लोग बंगाल से आए हैं। कैसा लग रहा है? गया अच्छा लग रहा है। माता और पिता के उद्धार करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं आप? और हम लोग करीब 50-60 आदमी हैं। कोरोना काल के 2 साल के बाद जो है तीर्थ पिंडदान जो है इस बार लग रहा है और उम्मीद है कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो तीर्थयात्री है यहाँ पिंडदान के लिए आएंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और लेकिन मेले के शुरू होने से पहले एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। इस बार गयापाल पंडा समाज ने ऑनलाइन ई पिंडदान का विरोध किया है। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विठल का कहना है कि ई पिंडदान बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने चालू किया, पर उनको ये मालूम नहीं है कि पिंडदान स्वयं पितरों को हाथ से तर्पण किया जाता है। सरकार का ऑनलाइन ई पिंडदान सनातन धर्म के विरोधी है। आने वाले भोले भाले तीर्थयात्रियों को आगाह करते हैं कि ऐसे ठग से बचे। पिंडदान कहीं कोई ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है। पिंडदान स्वयं अपने पितरों को अपने हाथ से जल पिंडदान तर्पण करने का विधान है। अगर आपके पितृ गुजर जाते हैं तो क्या ऑनलाइन उनका अग्नि संस्कार भी किया जा सकता है? और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के नाम पर भारी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को ही तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री का तबादला हो गया था, जबकि उसके बाद भी उनके नाम का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। 17 अगस्त को कई जन्म प्रमाण पत्र उनके नाम से जारी किए गए, जिसके बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम में हड़कंप मच गया। पूरा मामला साइबर फ्रॉड और फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। मैं बात किया हूं और मैं डिटेल्स निकलवा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कितना मामला आया है सामने में, और बाहर भी हम लोग छापेमारी करने की योजना बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा दुकान वगैरह है या कोई ऐसा साइबर कैफे है जो ये सब काम कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी मामला संज्ञान में आया है, अभी नगर आयुक्त सर से मैं डिस्कस करके आगे कुछ कर पाऊंगा।
और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। रेल पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। प्राणपुर थाना क्षेत्र के केवाला पंचायत में रेल पुलिस ने फर्जी तरीके से टिकट बनाने के आरोप में मोहम्मद सोहराब अली को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक लैपटॉप और 39 IG भी बरामद किए। अगर आप भी बीपीएससी के अभ्यर्थी या परीक्षार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अनिवार्य है। बीपीएससी ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। 21 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है और इस परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश भी बीपीएससी की तरफ से दी जा चुकी है। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद सरकार ने एक ही पाली में परीक्षा लेने का फैसला किया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। 67वें बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी की परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है और बीपीएससी ने 21 सितंबर को पीटी की परीक्षा लेने की घोषणा की है। पिछले कई दिनों से जो छात्र थे वो सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे। वो इस बात को लेकर कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो बीपीएससी ने पहले 2 पालियों में लेने की बात कही थी, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर आए थे और जमकर हंगामा मचाया था। बाद में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये फैसला लिया था कि जो पीटी की जो परीक्षा है वो एक पाली में ही लेनी चाहिए और उसके बाद बीपीएससी ने ये फैसला लिया है और तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया है। 21 तारीख को एक पाली में ही जो है बीपीएससी की परीक्षा होगी। आपको बता दूं कि 21 तारीख को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक ये पीटी की परीक्षा होनी है और बिहार भर के तमाम जिलों में इसके जो सेंटर हैं वो बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो निर्देश दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है अभ्यर्थियों का वो 14 सितंबर से निकलेगा। तो अभी से जो है वो जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी पीटी की परीक्षा 67वीं की देना चाह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको ये सूचना देना ज़रूरी है कि 14 सितंबर से यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जा सकता है। बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर ये तमाम जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेंटर पर 11 बजे तक तमाम अभ्यर्थियों को पहुंच जाना होगा। वहां पे किसी प्रकार का जो गैजेट है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो ले जाने पर प्रतिबंध है और बीपीएससी ने इस बार तैयारी की है कि सही ढंग से और सख्ती के साथ परीक्षा ली जाएगी। तो तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं वो 14 तारीख को एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और 21 सितंबर को एक पाली में 12 बजे से वो परीक्षा दे सकेंगे। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।